साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एंटी करप्शन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक रिसेंट फैसला आया है 10 जनवरी 2022 का। शकुंतला बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहां पर अक्यूज्ड को सेक्शन 7(13(1)D PC एक्ट से एक्विट करने के ऑर्डर दिए गए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ट्रायल कोर्ट ने जिस एविडेंस पर अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन के जो साक्ष्य है वो संदेहप्रद नहीं है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। अक्यूज के द्वारा प्रथम दृष्टया और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ये साबित भी कर पाया है कि अपराध रिश्वत मांगने का, रिश्वत प्राप्त करने का जो है किया है, जो कि धारा 7, धारा 13(1)D, 13(2) PC एक्ट के तहत ऑफेंस है और अल्टीमेटली अक्यूज को कन्विक्ट करते हुए उस पर फाइन भी इम्पोज किया गया। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम केस को लड़ते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि एफिशिएंट पॉइंट्स को हम रख ही नहीं पाते। जेरा क्या हो रही है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट जेरा के पॉइंट्स क्या है यदि हमारे वो तैयार नहीं है या उस पर हम एम्फेसाइज नहीं है, हमें रिसेंट कानून नहीं पता है, तो हम किसी भी रूप में मुसीबत से पार नहीं पा सकते। देखो, इमोशनल बातें करना तो आसान है, पर जब आप प्रैक्टिकली मैदान में होते हो तो वहाँ पर आपको लड़ना होता है उन व्यक्तियों से जिनका ये कहना है कि आप भ्रष्ट हो, आपने रिश्वत ली है, आपने रिश्वत प्राप्त की है, आपने पति दुराचार किया है। तो वहाँ पर बचे कैसे? बचोगे तभी ना जब आपको बेसिक प्रोटोकॉल जो है मालूम होंगे, जब आपकी बेसिक तैयारियाँ जो है मजबूत होंगी, तभी आप एफिशिएंटली इन स्थितियों को जो है पार पा पाओगे। साथियों, इस केस में क्या था कि एक आरोप था अक्यूज के ऊपर कि उसने पर्टिकुलर काम करने के पैसों को मांगा, उसके क्रम में पैसों को प्राप्त किया। पैसों के रिकवरी के तहत जब ट्रैप प्रोसीडिंग कंक्लूड हुई तो वहाँ पर अक्यूज के विरुद्ध धारा 7, 13(1)D PC एक्ट में चार्जशीट पेश की गई। पूरा का पूरा ट्रायल चला और अल्टीमेटली उसे कन्विक्ट कर दिया गया। पर जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो अक्यूज ने सबसे पहले एम्फेसिस किया 3 साइकिल्स के ऊपर। वो साइकिल क्या थे? डिमांड, एक्सेप्टेंस एंड रिकवरी ऑफ मनी। रिकवरी ऑफ मनी के साथ साथ उसने एक पैरामीटर ऑन लिया, पेंडेंसी ओवर, और वहाँ पर एक सेटल्ड व्यू निकल के आया कोर्ट का, सेटल्ड व्यू, कि जब भी किसी व्यक्ति को PC एक्ट के तहत कन्विक्ट करना है तो सबसे पहले डिमांड को साबित करना होगा। और उसके लिए पैरामीटर क्या बताया, मैं आपको जो है पढ़ के बता रहा हूँ जजमेंट का, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जो है नोट कर लें कि मियर रिकवरी ऑफ द करेंसी नोट। क्या बताया जी? मियर रिकवरी ऑफ करेंसी नोट, मतलब पैसों की रिकवरी होना पर्याप्त नहीं है। द डिमांड शुड बी प्रॉपर, डिमांड शुड बी एक्यूरेट, द डिमांड शुड बी रिलायबल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड बी ऑफ कॉरोबरेटिंग नेचर। अगर वो रिलायबल नहीं है, विश्वास किए जाने योग्य नहीं है, वो कॉरोबरेटिंग नहीं है और इस तरह की नहीं है कि जिस पर हम भरोसा कर सकें, तो वहाँ पर डिमांड को प्रूव नहीं माना जा सकता। बार बार एंटी करप्शन इस बात को लेके चलती है कि अक्यूज ने जो है पैसा मांग लिया, हमने जो है हमारे वॉइस रिकॉर्डर से जो है रिकॉर्ड किया है और उस वॉइस रिकॉर्डर से वॉइस फाइल को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके इसकी ये CD बनाते हैं और सेकेंडरी एविडेंस को ये कोर्ट में पेश करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो प्राइमरी एविडेंस थी वो तो आपने लूज़ ही कर दी, उसको लॉस्ट ही कर दिया। तो जब प्राइमरी एविडेंस जो कि इजीली कोर्ट में आ सकती थी, क्या कारण रहा कि ACB ने लूज़ करा, ACB ने उसको नष्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, लॉस्ट किया? कोई भी कारण नहीं है। जब प्राइमरी एविडेंस जो कि पेश करने की स्थिति में थी उसको आप पेश ही नहीं कर पाए, तो वहां पर आपने धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट का तो उल्लंघन ही कर दिया। तो 65B का प्रोटोकॉल जो है कैसे प्राप्त जो है ACB को होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी, मैं आपको जो है नोट करवा रहा हूं, आप भी जो है नोट करें कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन, इलीगल ग्रेटिफिकेशन को ले लेना, रिश्वत को ले लेना अपराध नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग सारा काम कर रहे हो रिश्वत के ऊपर, मैं कह रहा हूँ कि काम आप करो डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड को डिस्प्रूव कर दिया तो इलीगल ग्रेटिफिकेशन की स्थिति आती भी है, उसका एक्सेप्टेंस निकल के आता भी है, तो किसी भी रूप में कन्विक्शन आपको नहीं होगा अगर डिमांड के पॉइंट को आपने ईजिली भेज दिया है तो। नंबर 1। नंबर 2, कॉरोबोरेशन थ्योरी पर भी आपको काम करना है। जो भी गवाह कोर्ट में है वो गवाह उस स्थिति को लेकर क्या बयान जो है डिपोज करते हैं। अगर वो अलग अलग बयान एक ही स्थिति को लेकर डिपोज करते हैं और कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांजेक्शंस हुए क्या, ना हमने देखे ना सुने, इवन आईओ भी इस बात को कहता है, तो इसका फायदा अल्टीमेटली अक्यूज को मिलना ही मिलना है। तो आपको कुल मिला के भेजना है परिवादी को, जेरे इस तरह से करनी है, क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करने हैं कि परिवादी अपने ही जाल में फंस जाए। कैसे फंसेगा कि आप डिमांड वाली थ्योरी पे, एक्सेप्टेंस वाली थ्योरी पे, मिलने वाली थ्योरी पर
और इंटरेक्शन जब हुआ, रिश्वत का लेन देन जो बताया, इंटरेक्शन, उस पर जो है विरोधाभास लेकर आइए। जब ये विरोधाभास एग्जिस्टिंग एविडेंस से अलग हो जाएंगे तो वहां पर एग्जिस्टिंग एविडेंस सेक्शन 92 इंडियन एविडेंस एक्ट से ही हिट हो जाएगी, जो ये कहता है कि यदि किसी मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और ऑक्यूलर एविडेंस उससे भिन्न जाके स्थितियां बता रही है तो उस ऑक्यूलर एविडेंस पर रिलाय नहीं करेंगे। अगर वो भिन्न जारी है तो वहां पर सेक्शन 114G इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशन जो है वो ड्रॉ होगा। साथियों, ऐसा ही इस मामले में हुआ कि परिवादी ने स्वयं घटना की पुष्टि नहीं करी और घटना को लेकर जो है अलग अलग बयान दिए। एक बार तो वो एसीबी में गया तो उसने अलग स्थिति बताई, जब वो कोर्ट में आया तो उसने अलग स्थिति बताई। इन स्थितियों को कोर्ट ने माना मेजर कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे ही ये स्थिति ऑब्जर्व हुई तो उसका बेनिफिट जो है अक्यूज को मिला। दूसरी बात, इसकी एविडेंस का जो कि मटेरियल रूप में फाइल में थी उसका किसी ने भी एफिशिएंटली कॉर्पोरेशन नहीं करा, खासकर डिमांड के पॉइंट पे। किसी को यह तक नहीं पता कि अंदर परिवादी और अक्यूज के बीच क्या बातचीत हुई, क्या लेन देन हुआ, जब इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन नहीं था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर यह भी डिस्कस हुआ कि केवल और केवल रिश्वत की प्राप्ति हो जाना या काम का लंबित बता देना पर्याप्त कारण नहीं है अक्यूज को गिल्टी होल्ड करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस केस में तो यह थी कि जो काम था परिवादी का वो हो चुका था। जब काम ही हो चुका था तो कोई मोटिव, कोई रीजन अक्यूज के पास में नहीं था कि वो परिवादी को बुलाए, उसे हैरेस करे, उससे रिश्वत मांगे और रिश्वत को जो है प्राप्त करे। तो सब स्थितियों को क्यूमुलेटिव वे में कोर्ट ने घातक माना और कोर्ट ने ये माना कि ये स्थितियां डिमांड को प्रूव करने के लिए जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अल्टीमेटली इन स्थितियों को देखते हुए कोर्ट का ये कहना था कि जब डिमांड प्रूव नहीं हुई है, डिमांड जो है रिलायबल नहीं है, डिमांड जो है वो कॉन्कॉक्टेड है, अल्टीमेटली अक्यूज को धारा 7(13)(1)D में जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला सेट असाइड किया और अक्यूज को जो है बरी किया। तो साथियों, जब भी हमारे ऊपर केस होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। आप मैथमेटिकली वर्क कीजिए, इम्फेसिस कीजिए, ट्राई टू मेक योर केस मच मोर सिंपलर। इतना इजी कि 10वीं का बच्चा भी बैठा है उसके सामने भी बहस करें तो उसको भी आपका केस जो है इजीली समझ में आए। तो अपने केस में जल्दबाजी नहीं करनी है, बुलेट ट्रेन नहीं बनना है, अपनी बात को शॉर्ट में जाके जो है समझाने का प्रयास करना है। एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट एंड डेफिनेटली यू विल बी एक्विटेड। इट इज माय एश्योरेंस टू यू। सो डोंट वेरी, फाइट योर केस विद मोटिवेशन, विद अ स्पिरिट। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।